तो दोस्तों कुछ भी कहो मानना पड़ेगा, भूल भुलैया 3 के जो मेकर्स हैं उन्होंने जो कोशिश की है, मतलब अपनी फिल्म के ट्विस्ट को बचाने के लिए, छुपाने के लिए, अनप्रिडिक्टेबल बनाने के लिए जितनी भी कोशिश की थी उन्होंने फिल्म के रिलीज होने से पहले तक, कमाल की थी। सच बता रहा हूँ, मतलब ये चीज़ जो मैंने नोटिस किया आज फिल्म देखते समय, हर एक चीज़ मुझे ध्यान में आती गई। जो इन्होंने ट्रेलर के अंदर किया, जो इन्होंने बाद में न्यूज़ आर्टिकल्स में, इंटरव्यूज़ के अंदर, प्रमोशंस के द्वारा जो चीज़ें ये लोग बोलते जा रहे थे, जो एक पॉइंट पर सिली सी मुझे थोड़ी सी फील हो रही थी। हालांकि मैं उस समय उस पर बात किया नहीं, लग रहा था कि भाई ये लोग क्या है, ये तो बहुत ही आसानी से ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे ट्विस्ट जो है बहुत ही प्रिडिक्टेबल हो जाएगा। पर फिल्म देखते समय पता चला कि इनका गेम जो है केवल फिल्म के अंदर ही नहीं, फिल्म के बाहर भी जो है बहुत ही कमाल तरीके से चल रहा था। और उन्हें पता है कि फिल्म देखते समय ऑडियंस किस पर कितना डाउट करने वाली है, और कुछ कैरेक्टर्स पर वो लोग इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि ज्यादा ऑन द फेस भी नहीं जा रहे हैं, छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं, आपका डाउट भी जाएगा। और उसको लेकर वो ऑलरेडी जो है इंटरव्यूज वगैरह में इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। तो वो सभी चीजों को उन्होंने जिस तरीके से हैंडल किया है, जिसकी भी ये प्लानिंग थी, बेहतरीन थी। एटलीस्ट मैं तो फंस गया कह सकता हूं, मैं तो जो है प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। सऊदी में जब ये फिल्म बैन हुई तो आइडिया मिल गया था, हम लोग को ऑलरेडी आइडिया मिल गया था कि फिल्म के अंदर कौन सा एंगल होने वाला है। इसको लेकर मैंने ट्विटर पर भी जो है 2 दिन पहले एक ट्वीट किया हुआ था। तो एंगल क्या है पता चल चुका था, पर किस डायरेक्शन में जाएगा इसको लेकर जो अंदाजा लगाया जा रहा था वो अगेन जो है गलत साबित हो गया। और कहना चाहूंगा कि सऊदी में बैन होने की जो खबर थी वो इस फिल्म के ट्विस्ट को प्रिडिक्टेबल कम, और कह सकते हैं अगेन कह सकते हैं अनप्रिडिक्टेबल, या फिर जो मिसलीड करने की जो कोशिश की जा रही थी उसमें मेकर्स और मजबूत हो जाते हैं। तो ये जो है काफी इंप्रेसिव था। मतलब हाँ, मेकर्स कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि हमारा सब कुछ जो है इस फिल्म के ट्विस्ट के ऊपर ही टिका हुआ है, और उसे हमें जो है कैसे भी करके जो है बचाना है। तो उसके लिए उनकी जो भी प्लानिंग थी अच्छी लगी। अब अगर बात करें फिल्म की, तो देखिए ज्यादा खींचेंगे नहीं, फिल्म को जो है 4 भागों में बांट देते हैं। 4 डिपार्टमेंट्स की हम बात करेंगे। नंबर 1 है हॉरर, नंबर 2 है कॉमेडी, नंबर 3 है मिस्ट्री, नंबर 4 है ट्विस्ट। इन्हीं चारों के दम पर ये फिल्म चलती है, और इन्हीं चारों के दम पर ही जो है फिल्म आज बॉक्स ऑफिस पर उतरी है। तो शुरू करते हैं हॉरर से। तो हॉरर के नाम पर 2 घंटे 40 मिनट लंबे इस फिल्म के अंदर एक भी ऐसा सीन नहीं था जिसको देखते समय मुझे डर फील हुआ हो। डर की तो बात छोड़िए, एक जो झटके वाली जो फील होती है ना, वो भी कहीं पर नहीं आती है। अब बात करें कॉमेडी की, तो देखिए 2 घंटे 40 मिनट लंबी इस फिल्म के अंदर मैं गिन के बता सकता हूं कि मुझे कहां कहां पर हंसी आई थी। आपको बताऊं, नंबर 1 है वो सीन जहां पर विजय राज का कैरेक्टर एक 800 करोड़ के चेक को फाड़ देता है। नंबर 2 है कौवा बिरयानी वाला सीन। नंबर 3 है जवान का एक स्पूफ देखने को मिलता है। और नंबर 4 है वो नेटफ्लिक्स वाला सीन जो आपने ट्रेलर में देखा हुआ है। इसके अलावा फिल्म की शुरुआत में 5-10 मिनट में जो है कुछ चीजें हंसा पा रही थी। अदरवाइज पूरी फिल्म के अंदर मैं कहूंगा कि मुझे जो है हंसी आ ही नहीं। हंसी की तो बात ही छोड़िए, मैं कहूंगा कि सेकेंड हाफ के अंदर क्लाइमैक्स आने से पहले तक फिल्म एक अल्ट्रा बोरिंग फिल्म के तौर पर नजर आ रही थी। पर हाँ, इसी के साथ साथ एक चीज मैं अगेन यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि भले ही मुझे हंसी नहीं आ रही थी, पर मेरे आसपास में जितने लोग बैठे हुए थे उसमें से मैक्सिमम मैं कहूंगा कि 70-80% लोग जो है हंस रहे थे। तो मे बी वो कॉमेडी आपके लिए भी काम कर सकती है। मैं हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर सकता हूं, मुझे हंसी आई या नहीं मैं बस उसी के बारे में जो है बता सकता हूं। और अगर आप इंजॉय कर रहे हो, आपको हंसी आ रही है, तो मुझे खुशी ही होगी। आपका पैसा वसूल हो रहा है तो अच्छी बात है। और मैं अपनी अगर बात करूं तो फिल्म देखते समय ऐसा लग रहा था कि काश मैं 10-12 साल का कोई छोटा बच्चा होता तो शायद मेरे 280-300 रुपए जो टिकट पे लगे हैं शायद वसूल हो जाते। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर मिस्ट्री की, तो देखिए मिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर ने होल्ड करने में जो है कामयाब रहे हैं। एक जो क्वेश्चन मार्क यहां पर बनता है कि कौन है मोंजली का, इस क्वेश्चन मार्क को होल्ड करने में वो कामयाब रहते हैं। ट्विस्ट प्रिडिक्टेबल नहीं होता है। हाँ, एक पॉइंट के बाद विद्या बालन और माधुरी दीक्षित को लेकर एक जो क्लैरिटी मिलती है, उसके बाद ये तो पता चल जाता है कि जो मैं सोच के आया था थिएटर के अंदर वो तो अब नहीं होने वाला है। पर फिर उसके बाद जो तीसरा पॉसिबिलिटी बनता है उसको लेकर डायरेक्टर जो है थोड़े थोड़े छोटे छोटे हिंट्स दे रहे थे, थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेट कर रहे थे, और उसमें वो कामयाब भी होते हैं। हाँ, जो एक्चुअल ट्विस्ट है उसको लेकर एक सीन में मुझे डाउट जरूर आया, पर डायरेक्टर का मैनिपुलेशन, डायरेक्टर जिस तरीके से मिसलीड कर रहे थे वो इतना स्ट्रांग था कि मैं उस चीज पर 100% कॉन्फिडेंट कहीं पर नहीं हो पाया। उल्टा मैं कहूंगा
कि मुझे लास्ट तक यही लग रहा था कि मैं जो सोच के बैठा हूं वही होने वाला है, और लास्ट जब ट्विस्ट आता है तब मैं गलत साबित हो जाता हूं। पर हां, इसी के साथ साथ एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि केवल ये क्वेश्चन ही इंटरेस्टिंग है, अदरवाइज इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जो बैक स्टोरी हमें देखने को मिलती है उसमें कोई खास इंटरेस्ट जो है नहीं बनता है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई वाव फैक्टर नहीं है। इवन जो ट्विस्ट भी यहां पर देखने को मिलता है वो नो डाउट बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल था, पर उस ट्विस्ट के खुलने के बाद जो है ऐसा कोई खास इंपैक्ट छूटता नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पर थोड़ा बहुत इमोशनल कनेक्शन सेट होता है, पर उसके पीछे का कारण है फिल्म का म्यूजिक, वो गाना जो बजता है, गाने के जो लिरिक्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इमोशनली कनेक्ट करने में कामयाब होते हैं। अदरवाइज ट्विस्ट खुलने के बाद ऐसा कुछ खास इंपैक्ट नहीं छूटता है। परफॉर्मेंसेस की अगर हम बात करें तो कार्तिक आर्यन ही है, वो जैसा करते हैं, जैसा उनको सूट करता है वो उसी तरीके से नजर आ रहे हैं और अपना काम जितना हो सके उतनी अच्छी तरीके से निभा के निकल जाते हैं। बात करें यहाँ पर विद्या बालन और यहाँ पर माधुरी दीक्षित की, तो देखिए कुछ सीन्स में दोनों का काम ठीक ठाक है। विद्या बालन का काम काफी सीन्स में अच्छा है। हाँ, वो जो आमी मोंजलिका वाला जो सीन है वो जितना क्रिंज फील करा रहा था ट्रेलर के अंदर, अनइंटेंशनली फनी लग रहा था, वो उतना ही अनइंटेंशनली फनी फिल्म में भी नजर आता है। हाँ, शॉकिंग बात यह है कि माधुरी दीक्षित का जो काम है, हालांकि उनका एक एक्सटेंडेड गेस्ट अपीयरेंस है, पर जितना भी है वो परफॉर्मेंस जो है उनकी काफी कमजोर नजर आती है। स्पेशली क्लाइमैक्स सीन के अंदर आमी मोंजलिका वाला डायलॉग कह लो, और यहाँ पर दूसरी तरफ जो उन्हें वो सीरियल वाले नागिन टाइप एक जो चेहरे पर ग्राफिक्स दिए गए हैं, बहुत ही बचकाना लगता है। बाकी अगर सपोर्टिंग एक्टर्स की हम बात करें तो सभी का काम ठीक ठाक है, किसी ने कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया है, पर जिसको जितना थोड़ा बहुत सीन मिला है, कुछ सीन्स में उनका काम जो है इफेक्टिव नजर आता है, वो हंसाने में कामयाब रहते हैं। पर बहुत ऐसे सीन्स भी हैं फिल्म के अंदर जहां पर जोर जबरदस्ती से जो है हंसाने की कोशिश की जाती है, जो कि काफी हद तक एक्सपेक्टेड ही था। ट्रेलर देखकर ही पता चल रहा था कि जोर जबरदस्ती से हंसाने की कोशिश की जाएगी, और जहां पर जोर जबरदस्ती की जाती है वहां हंसी आती नहीं है। तो ओवरऑल कहा जाए तो मेरे लिए पर्सनली अगर मैं बोलूं तो देखिए, हॉरर कॉमेडी के तौर पर यह फिल्म एक बहुत ही कमजोर फिल्म नजर आती है, ना ही डराती है, ना ही कुछ खास हंसा पाती है। एक मिस्ट्री के तौर पर देखा जाए, एक ट्विस्ट के तौर पर देखा जाए तो डेफिनेटली डायरेक्टर कहीं ना कहीं मिस्ट्री को होल्ड करके रखने में कामयाब हुए हैं, जिस कारण से हाँ कह सकते हैं कि एटलीस्ट एक सवाल को फॉलो करते हुए उस जवाब को ढूंढते ढूंढते ये फिल्म निकल जाती है। और ट्विस्ट भी देखोगे तो काफी हद तक अनप्रेडिक्टेबल था, पर हाँ ट्विस्ट रिवील होने के बाद कुछ माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट होगा वैसा नहीं कह सकते हैं। इवन मेरी अगर मैं बात करूं तो मैंने तो कुछ सेम टू सेम ही जो है रिसेंटली एक तेलुगु फिल्म के अंदर भी देखा था, हालांकि वो बिल्कुल एक डिफरेंट फिल्म थी, डिफरेंट सब्जेक्ट था, डिफरेंट प्लॉट था, पर हाँ वैसा ही कुछ जो है उस फिल्म के अंदर भी मैंने देखा हुआ था। तो अगेन ये जो है बहुत ही बैक टू बैक वाली चीज हो गई, कोई बहुत नया जो है यहां कुछ नहीं था। ओवरऑल जैसे एक ओके टाइप फिल्म मैं कह सकता हूं, डिसेंट वन टाइम, स्ट्रिक्टली वन टाइम वॉचेबल फिल्म कह सकता हूं। टाइम पास फिल्म मैं नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मेरा पर्सनली टाइम पास नहीं हुआ है। शुरुआत के 5-10 मिनट निकलने के बाद से लेकर क्लाइमैक्स आने तक, क्लाइमैक्स के पहले के 10 मिनट गिन लीजिए, उससे पहले तक का जो बीच का हिस्सा है वो मेरे लिए पर्सनली जस्ट अनबियरेबल था, जस्ट अनबियरेबल। काफी ऐसे सीन्स, काफी ऐसे पोर्शंस आते हैं जहां पर निकल के भागने का मन करता है, पर ये पूरी तरीके से मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। थिएटर की अगर मैं बात करूं तो थिएटर में मेरे आसपास काफी लोग बैठे हुए थे और काफी लोग ऐसे थे जो फिल्म को एंजॉय कर रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो आपके लिए भी फिल्म काम कर सकती है। मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, देखिए थिएटर के अंदर क्या एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर सकता हूं, पर उस एक्सपीरियंस को रखते हुए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है नहीं बदल सकता हूं। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वही मैं आपको बताऊंगा। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि थिएटर का एक्सपीरियंस जो है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस को मैनिपुलेट ना कर पाए। मेरे लिए थिएटर का एक्सपीरियंस मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस को इनहैंस कर सकता है, पर उसे बदल नहीं सकता है, उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। पर हाँ एक चीज और कहना चाहूंगा, काफी बार मैंने नोटिस किया है कि इस तरीके की जब कॉमेडी आती है मेरे लिए बहुत समय पर काम नहीं कर पाती है। मैंने पर ऑब्जर्व किया है कि ऑडियंस उन्हें एंजॉय करती है, तो मे बी आप में से भी काफी लोग जो हैं उसे एंजॉय कर सकते हो और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर किसी की अपनी पसंद है, हर किसी को अपनी पसंद के हिसाब से फिल्म देखनी चाहिए, उसी हिसाब से एंजॉय करनी चाहिए, पर हर किसी की पसंद क्या है वो मुझे नहीं पता है। इसीलिए बेटर यही है कि मुझे क्या लगा मैं वो शेयर करूं। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन फिल्म भूल भुलैया 3 को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म पर्सनली कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।